नमस्कार मित्रों, मैं विज्ञान शिक्षक RS चौहान मॉनिटर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। मित्रों, कल हमने विज्ञान का सामान्य परिचय आपको पढ़ाया था। विज्ञान के सामान्य टॉपिक्स में से हमें ब्रांचेज, उसमें से उनके पिता, ठीक है, उनके बारे में बताया था। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो मैंने आपको बोला था कि जो जनक हैं, जो ब्रांचेज के, उनको आपको याद करना है। और मैं थोड़ा सा उसको रिपीट करते हुए आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, अपना सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, 3 सब्जेक्ट हैं, उनमें से आज मैं बायोलॉजी का पोर्शन, जीव विज्ञान का पोर्शन शुरू करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले मैं थोड़ा कल के वीडियो के बारे में थोड़ा आपको, जो लोग कल प्रेजेंट नहीं थे, जिन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा था, वो एक बार उसके थोड़ा सा टच कर लेते हैं। उसके पश्चात अपना नया पोर्शन विज्ञान, जीव विज्ञान का अपना शुरू हो जाएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं उनको शेयर करें, लाइक करें। तो मित्रों, आइए हम पहले कल के वीडियो से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो हम आते हैं पहले दरअसल हम वैसे ही देखते हैं। इसके अंदर हमारा, मैंने आपको कल बताया था विज्ञान किन भाषाओं से मिलकर बना है। तो मैंने बताया था आपको कि विज्ञान का अंग्रेजी वर्जन है साइंस, लेकिन यहाँ आपको ध्यान देने की बात यह है कि साइंस शब्द, इंग्लिश की बात करना चाहूँगा, चाहे वो हिंदी में लिख कर दे आपसे, चाहे वो इंग्लिश में लिख कर दे कि साइंस, या तो इंग्लिश में लिख कर दे या फिर आपको वो हिंदी में लिख कर देगा। साइंस शब्द ये बना है लैटिन भाषा से। मैंने कल आपको बताया था लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया या सीटिया से बना है। साइंसिया सीटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। उसके पश्चात मैंने आपको कि अपनी जो राजस्थान बोर्ड की बुकें हैं उन पर विज्ञान लिखा आता है, वो किस भाषा का है बताया था मैंने, वो संस्कृत भाषा का है। इसके बाद मैंने आपको अरबी भाषा के बारे में बताया था कि अरबी भाषा का शब्द इल्म है, जिसका अर्थ भी जानना या टू ही होता है। उसके पश्चात हम विज्ञान या साइंस की ब्रांचेज में आ गए थे। तो हमारी 2 मुख्य ब्रांचें थी। पहली थी प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस या बायोलॉजी, उसकी 2 शाखाएँ थी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। उसके पश्चात में भौतिक विज्ञान शाखा थी, उसकी 2 शाखाएँ थी हमारी, एक फिजिक्स भौतिकी, दूसरा रसायन विज्ञान रसायन शास्त्र। फिजिक्स की फिर 2 शाखाएँ थी, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। उसके पश्चात रसायन विज्ञान की 3 शाखाएँ थी, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन और फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिकी रसायन। इनके जनक हमने पढ़ लिए थे कल आपको कि कौन कौन जनक हैं, और स्पेशली मैंने लिखवा भी दिया था आपको, हमारे PD यहाँ लिखा हुआ भी है, आपको याद करना है। मैंने आपको कई बार उसमें समझाया भी था कैसे याद करना है, मैंने आपको बताया था सारा। तो आज अपन इसके पश्चात नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है। अब हम इस ब्रांच के अंदर से, इस अपनी विज्ञान में जो ब्रांच हैं, पहली है बायोलॉजी, दूसरी है फिजिक्स या भौतिकी, तीसरी है रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। तो आज हम यहाँ पर बायोलॉजी, जीव विज्ञान ब्रांच शाखा का विस्तारपूर्वक अध्ययन करना चाह रहे हैं। उसके पश्चात में हम जीव विज्ञान, बायोलॉजी के अलग अलग टॉपिक जो एग्ज़ाम के तौर से बहुत महत्वपूर्ण है, उनका एक एक करके रिस्पेक्टिव विस्तार से वर्णन करेंगे। तो अपना जो पोर्शन है जीव विज्ञान बायोलॉजी। तो पहली बात कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं, व्हाट इज जीव विज्ञान, कि जीव विज्ञान क्या है। तो यहाँ देखिए, जो जीव विज्ञान है ये विज्ञान की ही एक शाखा है, ये विज्ञान की एक शाखा है। तो यहाँ लिखा हुआ है जीव विज्ञान,
जीवधारियों का अध्ययन। मैं कहना चाहूँगा जीवधारी, चाहे उसके अंदर एनिमल हो, जीवधारी हो, या फिर प्लांट या पौधे हों, इन दोनों का अध्ययन कहलाएगा जीव विज्ञान। क्योंकि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान है वो जंतु विज्ञान प्लस वनस्पति विज्ञान, इन दोनों के संयोग से बनता है जीव विज्ञान बायोलॉजी। जीव विज्ञान बायोलॉजी। तो हम जीव विज्ञान के अंदर जंतुओं का अध्ययन भी करते हैं और पेड़ पौधों वनस्पतियों का अध्ययन भी करते हैं। तो यह है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी, क्योंकि जंतु भी जीवधारी हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, लिविंग है ये भी, और वनस्पति जो पेड़ पौधे हैं वो भी लिविंग है, श्वसन क्रिया करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो ये दोनों जंतु और वनस्पति किस में आएंगे? जीवधारियों में आएंगे। तो जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। जीव विज्ञान कहलाएगा। जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। इससे पहले यहाँ एक क्वेश्चन आता है, यहाँ एक क्वेश्चन आता है, हम उस क्वेश्चन पर गौर देते हैं कि ये देखिए, जीव विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जहाँ शब्द आपको लोगोस आ जाए या लॉजी आ जाए उसका अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन करना, कहीं भी आए आपको। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है बायोस प्लस लोगोस। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस प्लस लोगोस। तो बायोस का अर्थ होता है जीवन, लाइफ। लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन। अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, अर्थात जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। ये दो शब्द मिलकर बना है। पहला है बायोस जिसका अर्थ है जीवन, लाइफ इंग्लिश में। दूसरा है लोगोस जिसका अर्थ है स्टडी। अर्थ क्या है? स्टडी से मिलकर बना जिसका अर्थ होता है जीवन का अध्ययन, लाइफ ऑफ स्टडी, जीवन का अध्ययन। उसके पश्चात जहां से क्वेश्चन आता है मैं उस क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। देखिए, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क व ट्रेविरनस ने सन 1801 में किया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम पूछा जा रहा है। अब तक जो क्वेश्चन आ रहा था उसके अंदर एक ही ऑप्शन आ रहा था, लैमार्क। बायोलॉजी शब्द, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया? लैमार्क। ठीक है, लेकिन उसमें ये बताया जा रहा था अन्य किताबों के अंदर कि लगभग सन 1800 के आसपास जो बायोलॉजी शब्द है, जीव विज्ञान शब्द है, इसका प्रयोग लैमार्क ने किया था। लेकिन उसके बाद ये दोबारा बताया गया कि लगभग सन 1801 में, यानी कि एक साल के पश्चात में ट्रेविरेनस वैज्ञानिक हुआ, ट्रेविरेनस वैज्ञानिक हुआ। इन्होंने भी बायोलॉजी शब्द का अध्ययन किया, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। लेकिन अब यहाँ पर यह निकल के आ रहा है कि इन दोनों ने ही लगभग सन 1801 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो दोनों एक साथ ऑप्शन में आ रहे हैं। यदि इनमें से एक ऑप्शन में आए, ठीक है, लैमार्क या ट्रेविरनस दोनों साथ आ रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है। यदि पहले लैमार्क आ रहा था, यदि ट्रेविरनस ऑप्शन में नहीं हो तो लैमार्क हो, तो आपको लैमार्क ही टच करके आना है। मान ली ऐसा होगा नहीं कि लैमार्क भी ऑप्शन में आ जाए और ट्रेविरनस भी ऑप्शन में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आएंगे दोनों एक साथ आएंगे। या फिर मान लीजिए ए ऑप्शन के अंदर लैमार्क आए और बी ऑप्शन के अंदर ट्रेविरनस आए, तो सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन में अलग होगा ए व बी दोनों, तो आपको उस समय सी ऑप्शन करके चलना है। ठीक है, वैसे तो अक्सर इससे पहले पूछा जा रहा था, लैमार्क ही आ रहा था, लेकिन अब दोनों आ रहे हैं। जैसे ए ऑप्शन में आएगा लैमार्क व ट्रेविरनस, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम दोनों को टिक मार्क करके चलते हैं। इसमें यह बताया गया है कि इन दोनों ने ही अब सन 1801 के आसपास बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, हर बार हर एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है। इसको आप थोड़ा सावधानी पूर्वक देख लें कि इन दोनों में से दोनों का नाम आ रहा है एक साथ। पहले लैमार्क का नाम आ रहा था, ठीक है, उसके पश्चात अब देखिए हमारे क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर थोड़ा देखना चाहेंगे कि जिज्ञासा की शांति के लिए
जब जीव धारियों का अपना अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं सैद्धांतिक जीव विज्ञान। सैद्धांतिक जीव विज्ञान जिज्ञासा की शांति के लिए। दूसरा, मानव हित के अंदर, मानव हित में जीव धारियों का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं व्यवहारिक जीव विज्ञान। मानव हित के अंदर मतलब जैसे अपन पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनसे जो कुछ दवाइयाँ मिलती हैं, कुछ दवाइयाँ हम बनाते हैं, उन दवाई के परिप्रेक्ष्य में अपन इनका अध्ययन करना चाहेंगे, वो आएगा व्यवहारिक जीव विज्ञान में। और दूसरा था जिज्ञासा की शांति के लिए, मान लो जैसे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, ये कुछ विशेष अंग जिनका अपन फंक्शन नहीं जानते, जिनका बीमारी अपन कैसे दूर करें, उनके फंक्शन देखने के लिए, उनकी संरचना देखने के लिए जब अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है सैद्धांतिक जीव विज्ञान। वो कहलाता है सैद्धांतिक जीव विज्ञान। ठीक है, तो अपन यहाँ चलते हैं कि जीव विज्ञान क्या है? जीवधारियों का अध्ययन। जीव विज्ञान क्या है? जीवधारियों का अध्ययन। दूसरा क्या है? बायोलॉजी शब्द दो शब्दों मिलकर बना होता है। पहला है बायोस, दूसरा है लोगोस, दोनों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन। उसके बाद में क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन बना है अपना, जो मैंने आपको लिख दिया है, ये क्वेश्चन बना है यहाँ से कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क व ट्रेवेरेंस, दोनों एक साथ ऑप्शन मारे हैं, लैमार्क व ट्रेवेरेंस, इन दोनों ने किया था। कब किया था नहीं पूछा जा रहा, लेकिन आपको याद रखना है लगभग सन 1801 में। ठीक है, अपन फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सजीव, केवल हम सजीवों के लक्षण देखेंगे कि सजीव कौन कौन सी क्रियाएं करता है। सजीव सजीव है तो क्यों है, ठीक है, उसमें कौन कौन से गुण है सजीव के कौन कौन से गुण होते हैं, हम सारे गुणों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। यहाँ से हमारे को क्वेश्चन मिलेगा। तो अपन सजीवों के लक्षण, सजीवों के गुण कौन कौन से होते हैं, जिससे कि उनको निर्जीवों से अलग वर्ग में रखा गया है। तो अपन सारे सजीवों के लक्षण देखेंगे। तो सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण, तो देखिए पहला है आकृति एवं माप। आकृति एवं माप, आकृति एवं माप, अर्थात प्रत्येक सजीव की आकृति एवं माप निश्चित होती है। अलग शेप एंड साइज की बात कर रहा हूं यहाँ इंग्लिश के अंदर, शेप एंड साइज, प्रत्येक सजीव की शेप एंड साइज, आकृति एवं माप निश्चित होता है, सभी का निश्चित होता है। ठीक है, कोई एनिमल, कोई जंतु बड़ा है तो कोई छोटा है, कोई पेड़ बड़ा है तो कोई पेड़ छोटा है, प्रत्येक की आकृति व आमाप, ठीक है, निश्चित हैं, सभी के निश्चित हैं, प्रत्येक जीव के निश्चित हैं। इतना हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर जीव की जाति के अंदर कुछ उत्परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे किसी उस जाति के जीव की आकार बड़ा हो जाता है, वो उत्परिवर्तन के अंदर है। अपन पढ़ाएंगे आनुवंशिकता के अंदर इसमें क्या रीजन है बढ़ने का, लेकिन यहाँ पर जीव का लक्षण है कि प्रत्येक जीव की आकृति और माप होता है। ये जीव का पहला करैक्टर है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसकी आकृति नहीं हो, जिसका माप नहीं हो। छोटे से छोटा जीव हो उसकी भी आकृति होती है, उसका माप होता है। से हमारे को नगन आंखों से दिखाई नहीं दे, फिर भी अपन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसकी आकृति कैसी है, राउंड आकृति है कि वी शेप में है कि लेंथ के अंदर है, तो वो शेप अपन देख लेते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, बहुत छोटा होने के बाद भी। तो प्रत्येक जीव की आकृति व माप अर्थात शेप एंड साइज फिक्स होती है, सभी ये जीवों का करैक्टर है। दूसरा अपना आएगा गति या मूवमेंट। यहाँ पर मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि गति, मूवमेंट, दूसरा है प्रचलन, इन दोनों में आपको अंतर मालूम चलेगा तभी आगे समझ में आएगा, दरवाजे नहीं आएगा। प्रचलन, लोकोमोशन, लोकोमोशन, क्योंकि यहाँ पर इस टॉपिक में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन करेंगे, बहुत से स्टूडेंट। फिर भी आप कोई कंफ्यूजन रहे तो हमारे इसमें बॉक्स में आप डाल देना, जो भी क्वेरी है हम उसको दूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको कोशिश करेंगे कि आपको कोई समस्या आए नहीं, इसलिए मैं आपको गति और प्रचलन। तो गति क्या होती है? गति ये होती है कि जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पर खड़ा हूँ, निश्चित मैं कोई दूरी तय नहीं कर रहा, मैं मेरे अपने हाथों को हिला रहा हूँ, ऐसे हाथों को हिला रहा हूँ, ठीक है, ऐसे हाथों को हिला रहा हूँ, तो गति है। तो ये गति है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्सीडेंट केस के अंदर एक्सीडेंट कारण गिरा हुआ है, अपन दूर से देखते हैं कि व्यक्ति जिंदा है या मरा हुआ,
यदि वो अपने हाथ पैर को इधर उधर हिलाता है तो क्या कहेंगे कि उसके हाथ पैर गति कर रहे हैं, क्या हम गति कर रहा है वो, ठीक है, गति कर रहा है। ये थोड़ी है व्यक्ति उठ के और चलने लग गया। चलना प्रचलन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रचलन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकोमोशन। ध्यान दीजिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कौन सा है, प्रचलन, लोकोमोशन। और गति, मूवमेंट, मूवमेंट का अर्थ है कि कोई अंग आपका, चाहे पेड़ का हो, ठीक है, चाहे एनिमल का हो, अंग गति करते हैं, अंग गति करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि गति पेड़ पौधों में और जंतुओं दोनों में पाई जाती है, गति पेड़ पौधों में और जंतुओं दोनों में पाई जाती है, लेकिन प्रचलन, लोकोमोशन केवल जंतुओं में पाया जाता है। प्रचलन या लोकोमोशन पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में नहीं पाया जाता। तो यहाँ अपन पहला देख रहे हैं कि जो गति है वो जंतुओं में और पेड़ पौधों में दोनों में पाई जा रही है। उसमें एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूं, तो देखिए इधर में अपनी गति आएगी। गति जंतुओं के अलावा पौधों में भी होती है और ये सजीवों का प्रमुख लक्षण है। सजीवों का क्या है, प्रमुख लक्षण है, ये सजीवों का प्रमुख लक्षण है। अर्थात निर्जीव पदार्थ गति नहीं करते, निर्जीव पदार्थ गति नहीं करते। फिर आपको डाउट होगा कि सर पत्थर जो नदी के अंदर होते हैं, पानी के बहाव से पत्थर गति करके एक जगह दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है, वो लोकोमोशन, वो प्रचलन नहीं है। उसका तो क्या हुआ है कि पानी के द्वारा उस पर बल लगा है, तो बल से उसने गति करी है, ठीक है। तो उसके अंदर, निर्जीव के अंदर गति नहीं होती, निर्जीव पदार्थों में गति नहीं होती। सजीव पदार्थों का प्रमुख लक्षण है गति। अब देखिए, यह गति पौधों के अंदर भी पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाएगी, यह गति पौधों में भी पाई जाती है। अपना पहला देखिए, सुई मुई के पौधे को छूने पर पत्तियों का सिकुड़ जाना। सुई मुई का पौधा होता है, अपन उसको टच करते हैं, कई देखा कई बार, टच करते ही उसकी पत्तियां जो फैली हुई होती है वो सिकुड़ जाती है, फैली हुई पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ये गति है किसमें, सुई मुई के पौधे में। ऐसे पत्तियां पहले फैली हुई है, आप उसको छू लिया, छूते ही वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने छू के छोड़ दिया, पर धीरे 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 वो फिर फैल जाएगी, फिर आपने छू लिया तो फिर सिकुड़ जाएगी। तो ये छुई मुई के पौधे की पत्तियों में गति है। कैसी है, ये गति है। दूसरा है पुष्पकली का धीरे धीरे खिलकर पुष्प में परिवर्तित होना। पुष्पकली पहले ऐसे होती है, फिर धीरे धीरे खिलती हो, धीरे धीरे खिलती है, उसके बाद वो फूल बनता है। पुष्पकली, तो कच्चा फूल होता है, इसको बोलते हैं अपन पुष्पकली। वो धीरे धीरे क्या होती है, खिलती है, धीरे खिलने के बाद में पुष्प बनता है। इसका मतलब जो पंखुड़ियां जो पास पास थी वो दूर दूर चली गई, उनमें क्या हुई है, गति हुई है। उनमें क्या हुई, उनमें गति हुई है। किन में हुई है, पुष्प की पंखुड़ियों में, पुष्प कलियों में, पुष्प की छोटी कलियां उनमें गति हुई है, ठीक है। तो पुष्प कली का धीरे धीरे खिलकर पुष्प में परिवर्तित हो जाना, पुष्प में बदल जाना, ये किस में गति है, ये पुष्प कली के पुष्प में गति है। उसके पश्चात हम क्या करते हैं, एक अंधेरे कमरे के अंदर हमने एक गमले के अंदर पौधा ले लिया, उस गमले को हमने अंधेरे कमरे में रख दिया और उस कमरे के अंदर एक रोशनदान या एक खिड़की छोड़ी हुई है जहाँ से प्रकाश जा सकता है, ठीक है। उस खिड़की को अपन खोल देते हैं जहाँ से प्रकाश जा रहा है। आप देखोगे कि जो पौधा हमने गमले में लगा हुआ रखा था वो धीरे धीरे जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है, अर्थात जिस खिड़की से प्रकाश आ रहा है वो उस तरफ ही धीरे धीरे मुड़ने लगेगा। किसकी तरफ, प्रकाश की ओर। जिस खिड़की से प्रकाश जा रहा है धीरे धीरे मुड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पौधे को अंधकार या अंधेरे में रखकर एक तरह से प्रकाश देने पर पौधे का प्रकाश की तरफ मुड़ जाना, अर्थात जो पौधे की टहनियां हैं, जो पौधे की शाखाएं हैं, उन्होंने गति करी है किस ओर, प्रकाश की ओर। पहले सीधा था वो, उसको इधर मुड़ गया, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ से प्रकाश देना बंद कर दिया, वो पौधा फिर सीधा हो जाएगा। आप फिर उधर से प्रकाश दो, खिड़की दूसरी चेंज कर दो, फिर पौधा उधर मुड़ जाएगा। ये क्या है, गति है। गति के अंदर अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, केवल उसके अंग, उसकी शाखाएं, उसकी पत्तियां ही गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं एक स्थान पे रहकर, ठीक है। लेकिन जब जीव जंतु या पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, चलकर जाते हैं, वो कहता है प्रचलन या लोकोमोशन, जो कि पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता। किस में पाया जाता है, केवल जंतुओं में ही
पाया जाता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखिए ये अपना नेक्स्ट प्रचलन या लोकोमोशन। इधर देखिए मैंने अभी आपको अंतर समझाया था, प्रचलन जीवों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रचलन कहलाता है, प्रचलन कहलाता है, प्रचलन कहलाता है। एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान पर जाना, जैसे मनुष्य चलता है, अपन स्थान छोड़ के यहाँ से वहाँ जाते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो हम प्रचलन करते हैं। हम गति भी करते हैं, हाँ प्रचलन भी करते हैं। अब मेरे हाथ ऐसे घूम रहे हैं, ये तो गति है, मैं खड़ा हुआ हूँ। जैसे मैं यहाँ से यहाँ चलता हूँ, ठीक है, ये प्रचलन है, ये लोकोमोशन है। और मैं यहाँ खड़ा होने के पश्चात ऐसे खड़ा हूँ, मैं बार बार बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो मेरा हाथ गति कर रहा है, ये गति है। तो आप समझ गए होंगे गति और प्रचलन में कितना अंतर है, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधों में केवल गति पाई जाती है, ध्यान देना, पेड़ पौधों में केवल गति पाई जाती है, प्रचलन नहीं पाया जाता, प्रचलन नहीं पाया जाता। और जीवधारियों में सजीवों के जो दूसरी है ब्रांच जीवधारी, ठीक है, जंतु एनिमल, उनके अंदर गति पाई जाती है, उनके अंदर प्रचलन भी पाया जाता है, दोनों गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और गति सजीवों का प्रमुख लक्षण है, ठीक है, क्योंकि वो पेड़ पौधे में पाई जाती है और जंतुओं एनिमल में भी पाई जाती है। और दूसरा प्रचलन है, ये केवल और केवल जंतुओं में पाया जाएगा, पेड़ पौधों में प्रचलन नहीं पाया जाता। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं, पेड़ पौधों में प्रचलन नहीं पाया जाएगा, क्लियर स्पष्ट लिखा हुआ है कि पेड़ पौधों में प्रचलन नहीं पाया जाएगा। अब बात यह है कि सर पेड़ पौधे तो प्रचलन लोकोमोशन नहीं करते, लेकिन जंतु करते हैं। तो प्रचलन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कुछ तो एपरेटस, कुछ तो उपकरण होंगे, कुछ तो अंग होंगे स्पेशल, जो जाने के लिए, जो कि पेड़ पौधों में नहीं है लेकिन एनिमल के अंदर है, इसलिए उनका उपयोग करते हुए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, ठीक है भाई। तो उस हेतु उनमें विशेष अंग होते हैं जिनके अलग अलग नाम है, जो उन्हें बता रखे हैं। ये उन्हीं में पाए जाएंगे, जंतुओं में, जिससे वो गति करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है। अब देखिए इधर में कूटपाद सूडोपोडिया, कूटपाद सूडोपोडिया, ये पाया जाता है अमीबा में। ये पाया जाए किसमें? एग्जाम्पल क्या है इसका? अमीबा। अमीबा में गति हेतु, प्रचलन हेतु क्या पाए जाते हैं? कूटपाद पाए जाते हैं। अब ये कूटपाद क्या है इधर देख लीजिए थोड़ा सा। ये अमीबा का मैं डायग्राम बना देता हूं। ये अमीबा है। अब इधर देखिए कूटपाद क्या है। कूटपाद क्या है? अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ध्यान देना, यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, नहीं होता। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत। ये क्वेश्चन कई बार पूछेगा कई बार। अमीबा अमर होता है, कभी नहीं मरने वाला। क्या है ये? कभी नहीं मरने वाला। अमीबा अमर होता है, अमर प्राणी है, मात्र एक अमर प्राणी है। अमीबा कभी नहीं मरेगा, ठीक है। काट दो, इसके 2 या 4 या 20 टुकड़े कर दो, प्रत्येक टुकड़ा एक नए अमीबे का निर्माण करेगा और नई अमीबे की तरह गति करने, भोजन करने, कूटपाद से, ठीक है, लग जाएगा। तो अमीबा कभी नहीं मरता है। अमीबा क्या है? एक अमर प्राणी है, ठीक है। और इसकी कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अपनी शेप को चेंज करता रहता है। अब कूटपाद, सर कूटपाद कैसे बनेंगे? इधर देखिए ये इसकी जो बाह्य झिल्ली है, इसकी जो बाह्य झिल्ली है, इधर देखता है, जैसे इधर एक खांच है, इसको यहाँ से कुछ भोजन दिखाई देता है, यहाँ से भोजन दिखाई देता है, तो इधर से अपनी झिल्ली को, इन कूटपादों को यहाँ इसके चारों ओर बढ़ा लेता है। ऐसे कर लेगा, बढ़ा लेगा अपने आप, अपनी शेप को चेंज कर देगा। मैं बताया था कि इसकी निश्चित आकृति नहीं होती, अपनी शेप को चेंज कर लेगा। उसको ऐसे करके ना लास्ट के अंदर इसको बढ़ाता बढ़ाता इसको अपने अंदर एंट्री करा लेगा, ये अपने अंदर एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और ये जो भोजन है, ठीक है, इसको इसके बाद पश्चात में ये जो झिल्ली है, ये वाली, ये टूट जाएगी, इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर लेगा ये। अब मैं आगे आपको समझाऊंगा कि ये जो भोजन है, जिसको भोजन के रूप में ले रहा है, ठीक है,
स्पिनोसिस लिक्विड के रूप में लेता है। ठोस पदार्थ हो तो इसको क्या बोलते हैं? ये भोजन ठोस पदार्थ हो तो क्या कहेंगे? ये भोजन पदार्थ लिक्विड हो यानी द्रव अवस्था के अंदर हो तो क्या कहेंगे? नेक्स्ट इसी वीडियो के अंदर आगे आ रहा है। तो अमीबा की ये शेप होती है, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। अमीबा कैसा प्राणी है? अमर प्राणी है। ये जो इसने बढ़ाए हैं, ये जो बढ़ रहे हैं, ये जो बढ़ रहे हैं, ये कूटपाद कहलाएंगे। ये सब क्या है? ये कूटपाद स्यूडोपोडिया है। अभी इसके आगे जैसे चलना होगा तो क्या करेगा? यहाँ से जगह छोड़ेगा और कूटपाद आगे बढ़ा लेगा, ऐसे बढ़ा लेगा और यहाँ से ये चिपक जाएगा आगे, ठीक है, और यहाँ से इसको छोड़ देगा, ये चिपक के आगे बढ़ गया नहीं, ऐसे बढ़ता हो जाएगा। तो ये इसके कहलाएंगे कूटपाद, ये कहलाते इसके कूटपाद। ये कूटपाद की सहायता से आगे बढ़ता है, कूटपाद की सहायता से आगे बढ़ता है। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा है पक्षमाभिका या सीलिया। ये पाई जाती है पैरामीशियम में, पैरामीशियम में, ठीक है। दूसरी है कसाभिका या फ्लैजिला, ये पाई जाती है यूग्लिना में। अब पैरामीशियम आपने देखा होगा, पैरामीशियम ऐसी शेप में होता है, इसका केंद्रक है ये, इसका केंद्रक है ये, और ये इसके चारों ओर ये संरचनाएं होती है, ये संरचनाएं होती हैं इसके चारों ओर, ये कहलाती है पक्षमाभिका या सीलिया, पक्षमाभिका या सीलिया। इसके चारों ओर संरचना जिसको गति के अंदर सहायक होती है, पानी के अंदर चलेगा इन गति को ऐसे पक्षमाभ करेगा, ठीक है, और आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये इसकी गति के ये वाले ये कहलाते हैं सीलिया, ठीक है। अब पक्षमाभिका, पक्षमाभिका, पक्षमाभिका पाई जाती है पैरामीशियम में। कसाभिका पाई जाती है यूग्लिना के अंदर। यूग्लिना के अंदर क्या होते हैं? आपने देखा होगा दो एंटीने के समान संरचना होती है। मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं, मान लीजिए इसका हेड है, ये इसका हेड है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर टेंटिकल पाई जाती है, दो टेंटिकल बड़ी वाली। आपने देखा होगा कि अपन जो किसारी जंतु सांप सभी जानते होंगे, ठीक है, उसके दो टेंटिकल होते हैं, तो उसके अनुसार वो चलता है, वो उसके वो संवेदना को ग्रहण करते हैं, उसके लोकोमोशन में भी सहायक होते हैं, मतलब सहायक होते हैं, तो ये कहलाते हैं टेंटिकल। ये क्या है? टेंटिकल। अब दूसरा आता है अपना फुटपाद, पाद या फुटपाद। इसका एग्जाम्पल है मानव। मानव के अंदर पैर होते हैं जो किस में सहायक हैं? प्रचलन में सहायक हैं, गति में सहायक हैं, प्रचलन में सहायक है। इसके द्वारा मानव फुट या पैर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करके जाता है। तो ये अपने प्रचलन में जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, और जाने के लिए उसके अंदर जो अंग हैं प्रचलन के लिए, मैंने अलग अलग आपको कूटपाद होते हैं, किसमें? अमीबा के अंदर। पक्षमाभिका या सीलिया इसमें होते हैं, पैरामीशियम में होते हैं। और तीसरा कसाभिका या फ्लैजिला होते हैं यूग्लिना के अंदर। और नंबर 4 पाद या फुटपाद किसमें होते हैं? मानव में होते हैं। अमीबा क्या है? इसका आकार को निश्चित नहीं होता है, इसका आकार हमेशा अनिश्चित होता है। यह एक अमर प्राणी है, ठीक है, कभी नहीं मरता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन तो ये बार बार पूछा जा रहा है कि सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी कहलाएगी? वायरस, वायरस, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा रहा है कि अमर प्राणी है, अमर प्राणी है अमीबा, अमर प्राणी है अमीबा, ठीक है। तो अपने ये नंबर 3 टॉपिक हुआ प्रचलन। कौन सा पॉइंट हुआ? प्रचलन। प्रचलन, गति और प्रचलन में अंतर मैंने आपको बता दिया था। गति के अंदर एनिमल या जंतु अपना स्थान नहीं छोड़ता है, एक ही स्थान पर रहता है, जबकि प्रचलन या लोकोमोशन में वह एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर गति करके जाता है। गति
पौधों में और जंतुओं दोनों में होती है, जबकि प्रचलन केवल और केवल जीवों में ही होता है, पौधों में प्रचलन नहीं पाया जाता है उनसे। और जंतुओं में प्रचलन हेतु जो अंग है वो मैंने बता दिए हैं। पर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना तो अपन कोशिका पढ़ाएंगे, साइटोलॉजी कोशिका पढ़ाएंगे, थोड़ा टॉपिक आ रहा है कोशिका। अपन अपनी पहले शुरुआत के अंदर जिसके अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, 2 क्वेश्चन साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्जालिका, लाइसोसोम, आत्मगाथेली क्यों कहते हैं, ये खोज किसने करी, ठीक है। इन सारे के बारे में अपन किस दिन पढ़ेंगे, कोशिका विज्ञान में, साइटोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना वर्ड है कोशिका। कोशिका, ये कोशिका प्रत्येक सजीव का निर्माण करती है। जिस प्रकार हमारा घर ईंटों से मिलके बना होता है, ईंट को अपन एक पे एक रखे हुए अपन घर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार कोशिका के द्वारा हमारे शरीर का, वह जीव जंतुओं शरीर का निर्माण होता है। तो ये सबसे छोटी इकाई है, शरीर की, बॉडी की सबसे छोटी इकाई है। जीव की सबसे छोटी इकाई क्या कौन सी है, कोशिका है। कौन सी है, कोशिका। संरचनात्मक, संरचना बनाती है हमारी। क्रियात्मक, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो जो भी क्रिया करते हैं सारी भोजन बनाने के लिए, उनसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो कोशिका सेल के अंदर ही होती है। इसलिए ये संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है और आनुवांशिक इकाई है, क्योंकि कोशिका के अंदर ही डीएनए केंद्रक में पाया जाता है जो आनुवांशिक लक्षणों का वहन करता है। तो कोशिका 3 बातें हैं हमारी शरीर की, संरचनात्मक, शरीर को बनाती है, क्रियात्मक, कोशिका के अंदर ही क्रियाएं होती है भोजन बनाने की, उससे ऊर्जा प्राप्त करने की, एवं आनुवांशिक, आनुवांशिक लक्षण के लिए जो जिम्मेदार होते हैं जीन और गुणसूत्र, वो कोशिका के अंदर केंद्रक में निहित होते हैं। इसलिए कोशिका शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक इकाई है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे कोशिकीय संरचना। प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। मैंने बताया था आपको, जिस प्रकार अपना घर ईंटों से मिलकर बना होता है, इसी प्रकार कोशिकाओं से हमारा शरीर बना होता है। यह है शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक इकाई है। और मैंने बताया था आनुवांशिक इकाई, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और जीन्स जो होते हैं क्रोमेटिन जाल के रूप में, वो केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं। हर केंद्रक कहाँ होता है, कोशिका के अंदर होता है। तो ये तीनों है, संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है एवं आनुवांशिक इकाई है। कौन, कोशिका। नेक्स्ट अपना 5वां बिंदु है जीव द्रव। जीव द्रव, प्रत्येक कोशिका में जीव द्रव उपस्थित होता है। जो जीव है, जो सेल है, उसके अंदर जीव द्रव है तभी सेल है वो, अदरवाइज डेड सेल है वो, ठीक है। तो प्रत्येक कोशिका में जीव द्रव उपस्थित पाया जाएगा, जीव द्रव पाया जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है जो मैंने आपको नीचे दिया है कि जो हक्सले नाम का वैज्ञानिक है, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया। हक्सले, इसने क्या कहा है कि जो जीव द्रव है उसको जीवन का भौतिक आधार कहा है, जीवन का भौतिक आधार कहा है। तो क्वेश्चन क्या लिखाता है कि जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा। ए ऑप्शन सी वेंडा, बी ऑप्शन हक्सले, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सी ऑप्शन कीर्थ पोर्टर और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो अपन यहाँ टिक मार्क कर लें हक्सले। हक्सले ने ही जीव द्रव को क्या कहा, जीवन का भौतिक आधार कहा है कि जीव द्रव के बगैर सेल नहीं होगी, सेल के बगैर हमारा शरीर नहीं होगा, वो शरीर नहीं होगा तो क्या जीवन होगा। इसलिए हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव को
जीवन का भौतिक आधार माना है कि यदि जीव द्रव नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना है मेटाबॉलिज्म, उपापचय। उपापचय, हम भोजन खाते हैं, भोजन खाने के पश्चात में जो हमारे शरीर के अंदर सुस्ती होती है, ठीक है, वो भोजन करने के पश्चात में 30 मिनट या 1 घंटे के पश्चात दूर हो जाती है, क्योंकि जो हमने भोजन लिया है उस भोजन का उपापचय होता है। उपापचय के दौरान ऊर्जा बनती है, ऊर्जा हमारे शरीर को मिल जाती है, जिससे हमारा जो अंग थे वो फंक्शन नहीं कर रहे थे, जिनको ऊर्जा की आवश्यकता थी, उनको ऊर्जा मिल जाती है और शरीर वापस तंदुरुस्त व फुर्तीला हो जाता है और काम करने के लिए वो उस समय वो तैयार है। तो अपन देखेंगे उपापचय, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इसका इंग्लिश वर्जन में लिखा है, इंग्लिश वर्जन से आपको याद हो जाएगा। उपापचय 2 प्रक्रियाओं का संगम है, उपचय प्लस अपचय। उपचय प्लस अपचय। मेटाबॉलिज्म बराबर एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। अब यहाँ पर ये बात आएगी, ये उपापचय है, ये तो संपूर्ण प्रक्रिया है, भोजन को तोड़ने के पश्चात ऊर्जा प्राप्ति करने की ये संपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन इनमें दो अलग अलग भाग हैं, एनाबॉलिज्म और ये कैटाबॉलिज्म। ठीक है, इनका क्या रोल है? एनाबॉलिज्म देखना याद नहीं है, एनालिसिस, एनालिसिस करना अर्थात निर्माण करना। देखिए आपसे मैं आपको याद कराना चाह रहा हूं कि मैंने इसलिए इसको इंग्लिश में लिखा है मेटाबॉलिज्म इक्वल टू एनाबॉलिज्म बराबर कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, एना का अर्थ है एनालिसिस करना, निर्माण करना, निर्माणकारी क्रिया ये, इसमें निर्माण होता है। दूसरा है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म कट करना, टूटना, इसके अंदर भोजन टूटता है, इसमें भोजन टूटता है। अब मैंने इसको अलग अलग समझा रखा है। अपना पहला है उपचय, कौन सा है? उपचय, एनाबॉलिज्म, इसमें जीव द्रव का निर्माण होता है। किस निर्माण होता है? जीव द्रव का निर्माण होता है। किसमें? एनाबॉलिज्म में। एनालिसिस होता है ना, मैं बताया था आपको, एनालिसिस का अर्थ होता है निर्माण करना, निर्माणकारी प्रक्रिया है। कौन सी क्रिया निर्माणकारी? एनाबॉलिज्म। कौन सी प्रक्रिया है निर्माणकारी? उपचय। यहां से प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि निम्न में से निर्माणकारी प्रक्रिया है। ए ऑप्शन में देगा आपको उपचय, बी में अपचय, सी के अंदर उपापचय, सी के अंदर उपापचय और डी के अंदर उपरोक्त सभी। तो आप क्या करके चलोगे? उपचय निर्माणकारी। इसमें किसका निर्माण होता है? जीव द्रव का निर्माण होता है। और मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि हक्सले ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार माना है। जब जीव द्रव का निर्माण हो गया ना सेल के अंदर, ठीक है, तो आराम से जीव को जो भी ऊर्जा है वो मिलती रहेगी। मेन पार्टिकल है, इसका भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार कौन है? जीव द्रव, जिसका निर्माण किस में होता है? उपचय क्रिया में, अर्थात एनाबॉलिज्म में होता है। इसके द्वारा शरीर की वृद्धि होती है। जब जीव द्रव का निर्माण हो गया तो उसके अंदर अनेक जो माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, अंतर्गत जालिका है, लाइसोसोम है, ठीक है, रसधानियां है, ये सभी अपने फंक्शन शुरू करेगी और कोशिका अपने आकार में वृद्धि करेगी। वृद्धि करेगी तो क्या होगा? शरीर का विकास होगा। वृद्धि करेगी तो क्या होगा? शरीर का विकास होगा। छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसमें क्रिया होती है उपचय क्रिया, एनाबॉलिज्म होती रहती है, ठीक है, भोजन लेता रहता है वो, ठीक है, और उसकी जो कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे विकास करती रहती है, वो बच्चा बढ़ता रहता है, ठीक है। तो किसके अंदर होता है? उपचय, एनाबॉलिज्म के अंतर्गत होता है। दूसरी आएगी अपनी कैटाबॉलिज्म, कट करना, टूटना, टूटना, नाश होना, दो भागों में टूटना। अब यहां से अर्थ लगाना कैटा, कट होना, CAT, आपको यहाँ इस बात को पकड़ लो, CAT, CAT कैट, कैट बिल्ली नहीं है, CAT कैट, काट, काटना, दो भागों में टूटना। दे देखो इधर में, पदार्थों का नाश होना, दो भागों में टूटना। इसके अंदर क्या होते हैं? पदार्थ दो भागों में टूटते हैं, पदार्थ दो भागों में टूटते हैं, ठीक है, उसमें पदार्थों का विनाश होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो गतिज ऊर्जा है उसका निर्माण होता है, उसका निर्माण होता है। इसमें गतिज ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, इसमें गतिज ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, इसमें गतिज ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। क्वेश्चन यहां से ये बन के आएगा कि गतिज ऊर्जा का निर्माण, गतिज ऊर्जा का निर्माण होता है, गतिज ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन आएगा अपने
मान ली पहला ए ऑप्शन है उपचय, दूसरा बी ऑप्शन है उपापचय, तीसरा है अपचय, चौथा है उपरोक्त सभी। तो किस में होता है, देखो किस में होता है, ये कैटाबोलिज्म उपचय में होता है, कैटाबोलिज्म उपचय में, ठीक है। तो उपचय के अंदर पदार्थों का विनाश होता है, पदार्थ टूटते हैं, लेकिन किसका निर्माण अधिक होता है, बस ये पकड़ लेना, गतिज ऊर्जा। अपने फिजिक्स में आएगी, अपना गतिज ऊर्जा वहां पढ़ाएंगे आपको डिटेल से, इसमें निर्माण होता है, कौन सी में, उपचय में, कैटाबोलिज्म के अंदर। उसके बाद अपना पॉइंट नंबर 7वां आता है, पॉइंट नंबर 7वां आता है पोषण, न्यूट्रिशन। बगैर भोजन के, बगैर पोषण के हमारे शरीर का विकास नहीं है, कोशिकाएं विकास नहीं करती। बगैर पोषण के, बगैर भोजन के हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, ठीक है, और कुपोषण का शिकार होते हुए व्यक्ति डेड हो जाता है। तो पोषण, प्रत्येक सजीव पोषण करता है, जो सजीव है, जो सजीव है, सजीव कैटेगरी में आएगा वो पोषण अवश्य करेगा। निर्जीव पोषण नहीं करता है, निर्जीव भोजन नहीं करता, निर्जीव पोषण नहीं करता है। और पोषण पदार्थ, पोषण करने के पश्चात में पोषक पदार्थ प्राप्त करता है, जिससे उसके शरीर की वृद्धि और विकास होता है, ठीक है। अब पोषण करने के पश्चात ही उपापचय क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म। पोषण करने के पश्चात जैसे ही भोजन लेता है उसके पश्चात ही तो उपापचय क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म। जिस आदमी का मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रियाएं डगमगा जाती है, वो धीरे धीरे शरीर का विकार होता चला जाता है। तो यहाँ पर अपन पोषण के पश्चात ही कौन सी क्रिया शुरू होती है, उपापचय की। पहले पोषण होगा, पोषण के पश्चात उपापचय क्रिया होगी। नेक्स्ट, वृद्धि एवं विकास। प्रत्येक सजीव का गुण है तो वृद्धि करेगा, विकास करेगा, माइंड का विकास होता है, शरीर की वृद्धि होती है, ठीक है। वृद्धि एवं विकास, वृद्धि क्या है, शरीर का विकास हो, शरीर की वृद्धि हो रही है और माइंड का अपना विकास हो रहा है, धीरे धीरे होता रहता है। लेकिन ये है कि 6 वर्ष के बच्चे में माइंड का संपूर्ण विकास होता है, मस्तिष्क का संपूर्ण विकास हो जाता है। वही बात, एक बार एक बच्चे ने पूछा कि सर कितने वर्ष का बच्चा आईएएस बन जाएगा, तो मैंने यही जवाब दिया कि 6 वर्ष का बच्चा आईएएस बन सकता है। नहीं बनेगा, लेकिन क्यों, क्योंकि अनुभव नहीं है, उसके शरीर, उसके मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो गया है 6 वर्ष के अंदर। 6 वर्ष के अंदर संपूर्ण मस्तिष्क का विकास होता है, लेकिन अनुभव नहीं है, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएगा, बाकी मस्तिष्क का विकास तो हो गया है। अब वो जैसे ही 6 वर्ष के बाद में वो जैसे ही इस दुनिया में आता है, वो अगल बगल से, स्कूल से, अध्यापकों से केवल अनुभव लेता है, उस अनुभव को अपने जीवन में उतारते हुए अपने जीवन को सफल बनाता है। नेक्स्ट आइए अपने, श्वसन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्येक सजीव श्वसन क्रिया करता है, प्रत्येक सजीव श्वसन क्रिया करता है। यहां पर मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा कि मनुष्य श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेता है, ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन कई बार बहुतों का गलत हुआ है, स्टूडेंट गलत कर जाते हैं, बाद में आकर ध्यान होता है कि सर इसमें ये माना जा रहा है। हमने यही बताया था कि मनुष्य श्वसन क्रिया में O2 ऑक्सीजन का उपयोग करता है। पेड़ पौधे, ये तो मनुष्य की आ गई, जीवों की आ गई, सजीवों की आ गई। अब बात आएगी पेड़ पौधों की। पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में, तो वहां से फिर वो देखो अधूरा ज्ञान है, वो कहते हैं कि सर पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में CO2 का उपयोग करते हैं। ये तो गलत है, ये तो आपने गलती कर दी, ठीक है। आज एक बात आप बिल्कुल ध्यान देना, दुनिया में सभी प्राणी, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे वो जंतु हो, ठीक है, श्वसन क्रिया में सभी O2 ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इधर ध्यान दीजिए, आज के बाद ये समस्या नहीं आनी चाहिए। कोई भी प्राणी, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधा हो, श्वसन क्रिया में केवल और केवल प्राण वायु ऑक्सीजन को बोलते हैं, उसी का उपयोग करते हैं। श्वसन क्रिया में चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे एनिमल हो, जंतु हो, सभी श्वसन करेंगे तो क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं प्राणवायु। क्या नाम दिया, प्राणवायु, ठीक है भाई। प्रश्न ने इसको प्राणवायु नाम दिया था और सीलन इसकी खोज करी थी, जो आगे पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री में आऊंगा तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधे, सर CO2 क्या उपयोग है, पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं उस समय CO2 का उपयोग करते हैं। पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं उस समय CO2 का उपयोग करते हैं। और ध्यान देना, एक क्वेश्चन यहाँ से और फिर क्रैक हो रहा है कि सर रात को पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में CO2 लेते हैं। मैंने यहाँ मना कर दिया कि दुनिया कोई भी ऐसा प्राणी है नहीं जो श्वसन क्रिया के अंदर O2 के अलावा कुछ लेता हो, ये फिक्स है। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो श्वसन क्रिया O2 के अलावा करता हो। रात को भी पेड़ पौधे श्वसन क्रिया के अंदर O2 का ही उपयोग करते हैं, O2 का ही उपयोग करते हैं, ठीक है, CO2 का उपयोग नहीं करते।
CO2 का उपयोग नहीं करते। रात को भी पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में O2 का ही उपयोग करते हैं, न कि CO2 का। बट CO2 के द्वारा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ O2 का उपयोग हम समझाऊंगा आगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है, जो आपको भ्रांति है कि श्वसन क्रिया में प्रत्येक जीव, चाहे जीव जंतु हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे। ये क्वेश्चन कभी गलत मत करके आना, ठीक है, श्वसन क्रिया में। लेकिन इसमें एक अंतर क्या है कि पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं प्रकाश क्रिया के द्वारा, जब CO2 का उपयोग करते हैं, बस ये अंतर करना है। श्वसन क्रिया का नाम आए सभी क्या लेते हैं, O2 लेते हैं। तो ये भ्रांति बहुत फैली हुई थी, इसको मैं आपको दूर कर दिया। नेक्स्ट आइए श्वसन, रेस्पिरेशन। प्रत्येक शरीर श्वसन क्रिया करता है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जिस दिन खत्म हो जाएगी, जिस दिन बंद हो जाएगी, श्वसन बंद हो जाएगी, सांस बंद हो जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा। अर्थात जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है कौन, श्वसन। जब तक श्वसन है, जब तक सांस चलेगी, जब तक जीवन है, अदरवाइज जीवन खत्म है। उसके पश्चात देखिए, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है कि जो श्वसन क्रिया है, श्वसन क्रिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्वसन क्रिया है, श्वसन क्रिया है। अब श्वसन क्रिया के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने भोजन प्राप्त किया है, पोषण प्राप्त किया है, उपापचय क्रिया के द्वारा, उपापचय क्रिया के द्वारा हमें उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उससे ऊर्जा मिलती है जो बॉडी को चाहिए, जो बॉडी को लिए आवश्यकता है। श्वसन क्रिया के दौरान जो हमने भोजन लिया है, उसका उपापचय क्रिया के द्वारा खंडन होता है और उसके पश्चात हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उस समय जब भोजन का से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसमें दो क्रियाएं होती है। एक तो होता है, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, अपचयन, रिडक्शन। दूसरा होता है ऑक्सीकरण। तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में, ठीक है। तो एक पूछता है कि श्वसन क्रिया में अपचयन होता है कि ऑक्सीकरण होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए इस बात का कि श्वसन क्रिया के अंदर अपचयन होता है कि ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो देखिए श्वसन क्रिया में क्या होता है, स्पष्ट लिखा हुआ है ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण, ठीक है। उसको बता देता हूं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन का जुड़ना। देखो यहाँ, ये तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 + 6O2, ये ऑक्सीजन है। ग्लूकोज के अंदर क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो क्या क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण हो रही है। तो दिक्कत नहीं, मैंने आपको तुम्हारे सामने इसकी जो समीकरण है उसको लिख के बताया है, और यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए और मैं समझा देता हूँ। आइए, इस प्रक्रम में ऑक्सीकरण के द्वारा, इन बातों को मत देखिए, अब ये तो नीचे मैंने आपको समीकरण लिखवा दिए। इस प्रक्रम में ऑक्सीकरण के द्वारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस H2O यह जल, प्लस H2O यह है जल, प्लस ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा भी फिक्स है, ये क्वेश्चन ये यहाँ से पूछता है वो। अब देखिए C6H12O6 यह ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, मैं इसको हिंदी में इस समीकरण को लिखना चाहूंगा, इक्वलेंट टू कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार हिंदी में पूछता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस 773 किलो कैलोरी ऊर्जा है, किलो कैलोरी ऊर्जा निकलेगी। यानी कि मैं कहना चाहूंगा एक ग्लूकोज के अणु से कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, 773 किलो कैलोरी, 773 किलो कैलोरी ऊर्जा एक ग्लूकोज अणु से प्राप्त हो रही है। और ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसी से ऑक्सीकरण हो रहा है, उसी से भोजन का मेटाबॉलिज्म वापसी क्रिया होगी, उसी से हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा की हमें प्राप्त हो रही है, जो शरीर के लिए हमें जरूरत है और वो हमें शरीर को तुरंत प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ग्लूकोज। अब दूसरी बात आती है, क्वेश्चन पहले पूछा गया था, आजकल तो नहीं आ रहा है, कि एक पहाड़ पे चढ़ता है व्यक्ति, गुड़ और रोटी खाता है। एक पहाड़ पे चढ़ता है व्यक्ति, गुड़ और रोटी खाता है, गुड़ और रोटी। ध्यान दीजिए, गुड़ और रोटी के अंदर
कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में होता है, मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको। कार्बोहाइड्रेट, उससे बहुत जल्दी ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। ग्लूकोज भी एनर्जीदायक है, वो भी एनर्जीदायक, लेकिन इससे अधिक एनर्जीदायक है, ग्लूकोज से अधिक एनर्जीदायक कार्बोहाइड्रेट है। तुरंत टूट जाती है बहुत कम समय के अंदर, ये टूटता है, ये ऊर्जा ज्यादा देगा आपको, लेकिन इसमें टूटने में समय लगता है, ये टाइम लेता है, वो तुरंत टूट जाएगा। तो पाठ करता व्यक्ति क्या खाएगा, खाता जाएगा और तुरंत ऊर्जा मिलती रहेगी, चढ़ता जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ मेन फोकस रहेगा कि इस प्रक्रम में, यानी कि श्वसन कैसी प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, एक क्वेश्चन। श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में क्या क्या बनते हैं, कौन कौन से घटक बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है भाई, जल बनता है और ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि श्वसन में कितनी ऊर्जा निकलती है, 773 किलो कैलोरी, कितनी ऊर्जा निकलती है। यहाँ 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्वसन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम पूछा जा रहा है और अभी श्योरली आएगा आपको, किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेगा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन, ये जो इजीली क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, यहाँ से पूछता है जो कि श्वसन कैसी क्रिया, ऑक्सीकरण है कि अपचयन है, तो कौन सी क्रिया है, ऑक्सीकरण है। क्योंकि यहाँ क्या जुड़ रहा है, देखो क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीकरण है और ऑक्सीजन का हटना क्या है, अपचयन। तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है। हम श्वास ले रहे हैं, हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं, तो क्या ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं, तो कौन सी क्रिया है, ऑक्सीकरण क्रिया है। आप सांस ले रहे हो तो सांस में क्या ले रहे हो, श्वसन में O2 ले रहे हो, तो कौन सी क्रिया है, ऑक्सीकरण क्रिया, ठीक है। तो शायद मेरे को मालूम चला कि श्वसन क्रिया आपकी स्पष्ट क्लियर होगी। इसमें से क्वेश्चन बनेंगे 1, 2, 3, ये आपके सारे क्लियर हैं। फिर भी आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपकी इसको दूर करेंगे। अपना नेक्स्ट आता है इसके पश्चात में, नेक्स्ट अपना 10वां बिंदु है उत्सर्जन। 10वां बिंदु है उत्सर्जन। उत्सर्जी उत्पाद उपापचय के दौरान यूरिया, यूरिक अम्ल व CO2 बनते हैं। इसमें मैं बात यहाँ पर ये करना चाहूंगा कि उत्सर्जी उत्पाद जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी बात करना चाहूंगा। तो यूरिया, यूरिक अम्ल व CO2 ये क्या है, उत्सर्जी उत्पाद है। हम श्वसन क्रिया में O2 ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि CO2 क्या है, उत्सर्जी उत्पाद है, जो हमारे शरीर को लिए नुकसानदायक है, आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। दूसरा है यूरिया। यूरिया बाथरूम के द्वारा, पेशाब के द्वारा हम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ये कैसा पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है। यूरिक अम्ल कई जंतु हैं, छोटे जंतु हैं, पक्षी हैं, वो उत्सर्जन के रूप में, उत्सर्जित उत्पाद के रूप में यूरिक अम्ल का निर्माण करेंगे। मैं आगे पढ़ाऊंगा। एमिनोटैलिक, ठीक है, अमोनोटैलिक, यूरोटैलिक, यूरोकोटैलिक, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल लिखूंगा, 10 एग्जाम्पल लिखे, वहां पर क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता, ठीक है। उत्तेजन 2 प्रकार की है, बाह्य उद्दीपन और आंतरिक उद्दीपन। बाह्य उद्दीपन, यदि बाहर से हमें कोई उद्दीपन मिलता है बाह्य उद्दीपन, और अंदर से आंतरिक उद्दीपन मिलता है तो आंतरिक उद्दीपन। देखिए जैसे अपन जलती आग पर हाथ लेकर जाते हैं, ठीक है, हमें बाहर से दिखाई दे रही है आग है, ठीक, हम तुरंत हाथ को हटा लेंगे, ठीक है। सर्दी हमें लगती है, ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर्दी के अंदर, तो वायु उद्दीपन है, बाहर सर्दी मिलती है, ठीक है। हमारा तो पहले इसका वायु उद्दीपन का एग्जाम्पल है, कांटा चुभने पर पैर का हटाना, तुरंत आपके पैर में कांटा चुभा, आप तुरंत पैर बताते हो, ठीक है। दूसरा है ठंड में शरीर का कांपना। ठंड लगती है, तेज सर्दी के अंदर शरीर कांपता है, क्यों, बाहर से क्या आपको ठंड लग रही है, वायु उद्दीपन है, बाहर से उद्दीपन मिल रहा है, ठीक है। आग से दूर हटना, आप आग के पास जाते नहीं, तो तेज लपट आती है आग की, आप उससे दूर हटते हो, ये वायु उद्दीपन है, बाहर से आ रही है। अब दूसरा है आंतरिक उद्दीपन, ये अंदर से होती है, बाहर से उसमें नहीं है। भूख लगना अंदर से होता है, आंतरिक उद्दीपन है, अंदर से उद्दीपन आएगा कि आपको भूख लग रही है, आप भोजन कर लीजिए, आंतरिक उद्दीपन है। दूसरा है प्यास लगना, अंदर से आपको सूचना मिलेगी कि आपको प्यास लग रही है। बाहर से मैं बैठा हुआ व्यक्ति, मैं नहीं बता सकता इनको प्यास लग रही है कि इनको भूख लग रही है, यह आपका आंतरिक उद्दीपन है, बाहरी तौर से दिखाई नहीं देता है, अंदर से आप खुद को मालूम चलेगा कि मेरे को प्यास लग रही है, मेरे को भूख लग रही है, मेरे को भोजन करना चाहिए, मेरे को पानी पीना चाहिए। ये कैसे उद्दीपन है, आंतरिक उद्दीपन है, ठीक है, भूख लगना और प्यास का लगना। अपना 12वां टॉपिक है अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता, अडप्टेशन, अनुकूलनशीलता।
ऐसा है कि जहाँ अधिक गर्मी है वहाँ के लोग उसके वातावरण के मुताबिक अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं, जहाँ अधिक सर्दी पड़ती है वहाँ के लोग अपने आप को सर्दी के प्रति अनुकूल कर लेते हैं। अब जैसे अपन जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो अब वो अपने आप को वहाँ उस बर्फ़ की सर्दी के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, राजस्थान में तेज़ गर्मी पड़ती है, जैसलमेर बाड़मेर में काफ़ी गर्मी पड़ती है, वहाँ के लोग उस गर्मी में अपना जीवन यापन करते हैं, क्यों वो उस गर्मी के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। मौसम के अनुसार, व्यक्ति का मौसम के अनुसार ढल जाना, मौसम के अनुसार अपने को चेंज कर लेना, ठीक है, कहलाता है अनुकूलनशीलता। क्या कहलाएगा? अनुकूलनशीलता। अब रेगिस्तान के अंदर जो पेड़ पौधे हैं, रेगिस्तान में पेड़ पौधे, रेगिस्तान के अंदर पानी बहुत कम है, इसलिए वहाँ जो उगने वाले पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो कम पानी में ही जीवित रहते हैं। वो अपने आप को कम पानी में जीने के लिए क्या कर लेते हैं? अनुकूलित कर लेते हैं। अब अपना नंबर 13 टॉपिक है जनन, रिप्रोडक्शन। जो जीव है वो जनन भी करेगा। क्यों करेगा? जीवन को सातत्य को बनाए रखने के लिए, अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए जीव क्या करता है? जनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, जिसे लगातार अपनी जाति की संख्या को निरंतरता बनाए रखने के लिए जिससे कि वो जाति लुप्त न हो जाए। ठीक है, जीवन के सातत्य को बनाए रखने के लिए जो क्रिया करता है जीव, वो कहलाता है जनन। नेक्स्ट अपन आता है जीवन चक्र व मृत्यु। जीवन चक्र सभी में होता है। पहले बच्चा 9 महीने का होता है, फिर बाद में 12 महीने का, बढ़ते बढ़ते पहली स्टेज होती है इन्फेंसी, शिशु अवस्था, फिर होती है बचपन, चाइल्डहुड, बचपन, फिर होती है अडोलसेंस, किशोर अवस्था, फिर होती है वृद्धावस्था। ये क्या है? जीवन चक्र। ये एक तरह का क्या है? जीवन चक्र है। और लास्ट में मृत्यु होती है। ये सारे सजीव के गुण थे, निर्जीव का इसमें कोई गुण नहीं था। सजीव का जीवन चक्र भी होगा और सजीव की मृत्यु भी होगी। तो जिंदा है जो सजीव है उसकी मृत्यु भी होगी, उसका जीवन चक्र भी होगा। ठीक है भाई, आज हम टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट अपन कल से अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, जो अपना फर्स्ट टॉपिक है कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। और जो आज हमने पढ़ाया आपको, उसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्या को हमारे तक शेयर कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे उनको भी हमारे वीडियो का साइंस संबंधित है उनका फ़ायदा मिल सके। जय हिंद।